Hello everyone. Today I am going to start our next topic, that is called the rate law. Firstly, I am going to discuss about what is the rate law. According to rate law, or we can say that, in which rate of reaction is given in term of molar concentration of reactant with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species. Or we can say that rate of reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. मतलब रेट लॉ ये कहता है कि वो अकॉर्डिंग टू अगर हम रेट लॉ की बात करते हैं तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर जो लिखा जा रहा है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बट रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट रेज टू द पावर, जो इसकी पावर होगी रिएक्टेंट की, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब सपोज करो कि अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे सपोज दैट इज़ अ रिएक्शन ए प्लस बी इज गोज टू सी प्लस डी। ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी मेंशन है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वी नो दैट rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant। ओके बट ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो है इसकी पावर जो है ए या बी, ये इसकी पावर ए या बी ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो रेट लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो रेट, अगर सपोज करो इसी को हम रेट लिखना चाहते हैं, रेट इज इक्वल, हमने बोला कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए है, और यहाँ पे हमारा बी जो है दैट इज़ द रिएक्टेंट। इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ए और बी है। लेकिन रेट लॉ ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर हम लिख रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं is directly proportional to the a की पावर x एंड b की पावर y, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा। जब ये प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे तो इस जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड अ रेट कांस्टेंट, यानी r इज इक्वल टू द k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। तो रेट लॉ यही कहता है कि सपोज करो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बट रेज टू द पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये रिएक्शन मैं दी हुई है जिसको मैंने रेट लॉ के फॉर्म में मैंने नोट करके आपको दिखा दिया है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आर रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रेट हम लिखते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो अगर हम इसी रिएक्शन को 1 बाय 1 स्टेप करके देखते हैं तो यहाँ पे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा इसलिए हमने इसको x मान लिया। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, कंसंट्रेशन ऑफ द बी, क्योंकि बी ए और बी दोनों रिएक्टेंट, इसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो रेज टू द पावर है वो y लिखा है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। इट मीन्स रेट दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y।
तो ये हमारा रेट लॉ होता है जिसके थ्रू हम लिखते हैं, और इसी के थ्रू हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं के, आपको मैंने अभी जस्ट बताया के इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। इन दैट कंडीशन अगर सपोज करो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन, सपोज करो मैंने बोला ए प्लस बी इज गोज टू सी प्लस डी, अगर इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ के फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आर दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल मे और मे नॉट बी इक्वल, तो हम यहाँ पे x मान लिया और इंटू बी की पावर हमने इसको y मान लिया। अब अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेज टू द पावर जो भी हमने नंबर लिखा है इसका हम सम कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो अगर सपोज करो इसी रिएक्शन के लिए हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए हम लिखेंगे ऑर्डर दैट इज इक्वल टू द जो भी पावर होगा एक्स और वाई हमारा पावर, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सपोज़ करो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज़ करो जैसे मैंने ये रिएक्शन नोट डाउन की है, ए प्लस बी इज गोज टू सी प्लस डी, इसके लिए आर की वैल्यू अगर गिवन कर दी हुई है, आर की वैल्यू सपोज करो क्वेश्चन में दे आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो भी इसके पावर में लिखा होगा उसका हम सम कर देंगे, सम ऑफ द पावर। तो दैट इन दैट कंडीशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू द 2, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने यहाँ डिवाइड करके लिखा हुआ है, शॉर्टकट फॉर्म में बता रही हूँ, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो अगर सपोज करो कोई रिएक्शन हमें पुटअप की हुई है और हमसे कहता है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, रेट लॉ के टर्म में उसका रेट लिख लेंगे एंड उसके बाद जो भी रिएक्टेंट की पावर में होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो उससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग तो दे रखा हुआ है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। इन दैट कंडीशन अगर सपोज करो हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया, ए प्लस बी इज गोज टू सी प्लस डी, ठीक है, और इसके लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा, इसमें रेट लिया, तो हमने लिखा कि ए टू दी पावर, ये है ए टू दी पावर 2 एंड बी टू दी पावर 1, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो भी हमने रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें हम जो भी रिएक्टेंट की पावर होगी उसे हम ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, इससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता है। यानी पावर में 2 और ये पावर में 1, यानी 2 + 1, ऑर्डर क्या हो गया, 3। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और हम बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब क्वेश्चन कभी कई बार पूछ लेता है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू सपोज कर 1.2 दे रखी है और उसका यूनिट दे देगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दैट कंडीशन। तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसके थ्रू हम उसका उस यूनिट को हम देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। सपोज करो अगर यूनिट आर की वैल्यू गिवन है और उसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर यूनिट पर सेकेंड है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और अगर यूनिट आपकी पर मोल लीटर पर सेकेंड है तो वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम यूनिट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट अब अगर सपोज करो, अब कंसंट्रेशन मैंने कहा, अच्छा एक चीज़ और, ये तो 1 2 3 0 ऑर्डर, अगर कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर x की वैल्यू सपोज करो जो पावर है उसकी x की वैल्यू 0 आ जा रही, तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो वो हमारी 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जैसे जितने भी फोटोलिटिक प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी 0 ऑर्डर में कंसिडर हुई, क्योंकि सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक रेज होंगी तब तक वो, जैसे सपोज करो हमने ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ए रिएक्शन a + b इज गोज टू p, the rate law is given by R is equal to the k that is the rate constant, a to the power 1/2 and b to the power 2, what is the order of reaction। मैंने बोला था, अभी बताया था कि
इफ़ क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन मेंशन किया हो, उसके बाद फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो भी पावर में होगा रिएक्टेंट के उसको हम सम कर देंगे, यानी 1/2 + 2। इसको सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर लेंगे ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, अब सपोज कर मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने बोला कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। की वैल्यू आपको दे रखी है 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यूनिट के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई किएंगे। तो देखो ये यूनिट मिल रही है हमें, तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यूनिट के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा भी गया है, तो मैंने यूनिट के थ्रू भी आपको बता दिया कि किस तरीके से हम रेट मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो रिएक्शन गिवन है वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। सपोज कर, अब मैंने तो ये शॉर्टकट फंडा बता दिया आपको कि कैसे हम वो यूनिट क्या क्या होगी, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम यूनिट। सपोज करो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर हमें यूनिट निकालनी है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे। पहले देखो, हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यानी कंसंट्रेशन जो होगी वो डिपेंडेंट नहीं होगी रेट के। तो रेट इज इक्वल टू होता है, रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अगर सपोज करो ये जो a⁻ कोई वैल्यू है वो ज़ीरो दे रखी है, यानी वो कंसंट्रेशन नहीं डिपेंडेंट है, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हो गया ज़ीरो। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, यही होता है। और जो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है। ठीक है, तो यानी कंसंट्रेशन का हो गया मोल पर लीटर और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है तो पर सेकेंड। तो यानी आपका जो अगर ये आपका x की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो k की यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी अगर कहीं भी k की वैल्यू 2.30 समथिंग दे रखी है और यूनिट दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो वो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम सेम फंडा वही होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर कुछ भी होगा। सपोज करो ये x की वैल्यू दे 1 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 1 देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट मतलब मोल पर लीटर और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिखते हैं तो यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, बच्चा हमारे के पास क्या पर सेकंड। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरह हम सेकंड ऑर्डर निकाल लेते हैं। सेकंड ऑर्डर में भी सेम कंडीशन होगी, रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ the reactant की पावर समथिंग। if the value of x is 2 then what is the unit of that condition। तो in that condition क्या करेंगे हम, रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा मोल, ठीक, पर लीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय हम x की वैल्यू t है, यानी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 2। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा जो यूनिट आएगी वो लीटर पर मोल एंड पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस तरीके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, और अकॉर्डिंग टू द के की वैल्यू अगर समथिंग दे रखी है तो यूनिट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या वो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके हम क्वेश्चन सारे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन को भी बताया आपको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी बताया किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रेट लॉ के लिए अगर फिर एक बार फिर रिवाइज कर लो, रेट लॉ दैट इज़ द इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल या may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balance equation। ध्यान रखना इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है जो रेट हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो लिख रहे हैं वो उसकी जो पावर लिख रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो। दैट इज़ द रेट लॉ। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए।